में आया और मुझे आप तक अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले कांट की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि 5 साल पहले आपने उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी मोहतरम जनाब फिजाउल्लाह चौधरी साहब को आपने 22,000 वोट दिया था। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। ये हमारे लिए ना सिर्फ बाइज़ इज्जत की बात है बल्कि बाइज़ फख्र भी है कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अपना इत्तेमाद का इजहार किया। इस विधानसभा के चुनाव में मजलिस के उम्मीदवार रईस मलिक साहब हैं। मैं आपसे गुजारिश यही करने आया हूं कि आप पहले से ज्यादा पूरी ताकत के साथ मुत्तहिदा तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांट विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं, बहुत तकालीफ हैं और हमको यहाँ पर आने में देरी भी इसलिए हुई कि कई रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ये डबल इंजन की सरकार मोदी और योगी ने हम तो देख रहे हैं कि कांट में कोई विकास नहीं हुआ। रसूलपुरा रेलवे क्रॉसिंग, नवादा रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर 5 साल में अगर ये 2 आरओबी नहीं बनाए गए तो डबल इंजन की सरकार एक झूठी बात है जो कभी भी विकास का काम नहीं किए। हाँ, एक काम जरूर किए कि नफरत पैदा करना इनका काम है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले साल जनवरी में किसी कांट में लव जिहाद के उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून की बुनियाद पर कांट में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। 15 दिन उसको जेल में रखा गया। उसकी बीवी को, उसकी पत्नी को जो 22 साल की थी, जिसने अपना मजहब तब्दील करके एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान से शादी की, यहां पर बजरंग दल के लोगों ने कंप्लेन की तो उस शख्स को गैर जरूरी 15 दिन जेल में रखा गया। वो बच्ची और वो नौजवान कह रहे थे कि हमने शादी करके 6 महीने हो गए मगर लव जिहाद के कानून पर उल्टा रेट्रोस्पेक्टिव कानून लगाकर उस नौजवान को जेल में डाला गया। उसकी बीवी पत्नी को नारी निकेतन भिजाया गया। उसके पेट से हमल साकित हो गया, मिसकैरेज हो गया। आप ये समझिए कि उस वक्त जब ये मसला उठा किसी ने आवाज नहीं उठाई बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ने उस मसले के ऊपर आवाज उठाई। मैंने बयान भी दिया था कि क्यों उस नौजवान को गिरफ्तार करके गैर जरूरी उसको जेल में डाला गया, जिसकी वजह से उसकी बीवी का मिसकैरेज भी हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांट में एक अस्पताल है मगर दिखाने के लिए अस्पताल है। ये डबल इंजन की सरकार मोदी और योगी की अस्पताल में कुछ नहीं कर पाई। आप जानते हैं कि इस डबल इंजन की सरकार ने बड़ी बड़ी रोड बनाए, ये बोलते कि वो हाईवे बनाए, एक्सप्रेसवे बनाए, मगर मैं बाबा से पूछना चाह रहा हूं अगर रोड नंबर 76 पर बाबा की गाड़ी आ जाएगी तो बाबा की गाड़ी की भी टक्कर हो जाएगी। कांट की जनता जानती है कि रोड नंबर 76 पर कितनी टक्कर होती है, मगर इसके बावजूद भी बाबा के पास इसका कोई जवाब नहीं है। यहां पर गन्ने की किसानी होती है, गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई जाती, वक्त पर उनको पैसे नहीं दिए जाते और वो स्टैंडर्ड एसएपी है उस पर भी अमल नहीं होता। तो बहरहाल हर महाज पर ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब जब मजलिस ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया, 5 साल पहले भी जनाब फिजाउल्लाह हमारे उम्मीदवार थे, तो अब समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग मजलिस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मजलिस के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। मैं बहन जी से
और बबुआ से पूछना चाहूंगा, ये तो बता दो कि आप और बहन जी 2019 में मिलकर पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे। 75% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के आपको वोट मिले, तब भी आपके 15 क्यों जीते? बाकी 65 के करीब बीजेपी कैसे जीत गई? कि हमने आकर लोगों को कहा था कि ऐसा कर दो, आप नाकाम साबित हुए। 2017 में हम लड़े जरूर 30 के करीब विधानसभा पर, मगर उत्तर प्रदेश में 400 के करीब 400 से ज्यादा सीटें, आप वहां पर क्यों हार गए? बबुआ और राहुल गांधी मिलकर गाना बनाए थे, यूपी को ये 2 लड़कों का साथ पसंद है, पर गाना नहीं चला। मोदी योगी जीत गए। 2014 में हम नहीं लड़े, 75 सीट के लोकसभा की सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये डरते हैं मजलिस से, इसलिए ओवैसी पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। इनको लग रहा है कि जमीन इनके पैर से खिसक रही है, इसीलिए बोखलाहट का शिकार होकर अनाप शनाप भगते रहते हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आपने 2014 में सपा को वोट दिया या बसपा को वोट दिया, तब भी बीजेपी जीत गई। 2017 में आपने सपा, कांग्रेस और बसपा को वोट दिया, तब भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। 2019 में आपने बीजेपी को नहीं दिया, सपा और बसपा को वोट दिया, तब भी बीजेपी के 45 के करीब कैंडिडेट कामयाब हो गए। मैं आपको जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो, आपके वोट की अहमियत नहीं है। कांट में जितने अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है। आपको डरा कर वोट हासिल करना चाहते हैं, कि बीजेपी का डर दिखाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी आपसे अपील करने आया है कि उम्मीद की बुनियाद पर रईस मलिक को वोट दो, आप डर की बुनियाद पर मुझे वोट मत दीजिए। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी माइका लाल से नहीं डरता हूं सिवाय रब्बे करीम से। आपसे गुजारिश है कि डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए, उम्मीद की बुनियाद पर वोट दीजिए। इन्होंने क्या किया? इनके पास आपके वोट की कोई कीमत नहीं है। समाजवादी में जितने मुस्लिम नेता हैं, उन पर कोई एतमाद नहीं है, उन पर कोई भरोसा नहीं है, और आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि बबुआ जानते हैं कि वोट आप खरीदी है उनके। बीजेपी का डर दिखाएंगे तो आप उनके पीछे चलकर वोट डाल देंगे। इसीलिए एक शख्स को जिसका ताल्लुक कांट से नहीं है, मुरादाबाद जिले से नहीं है, उसको बिजनौर से लाकर यहां पर समाजवादी ने अपना प्रत्याशी बनाया। मैं समाजवादी में मौजूद, आरएलडी में मौजूद जो मुस्लिम नेता हैं, उनसे कह रहा हूं कि जयंत ने और बबुआ ने आपको एक लॉलीपॉप दे दिया है कि तुम चूसते रहो इसको। और लॉलीपॉप क्या है? कि आपको एमएलसी बना दिया जाएगा। याद रखो, अगर एमएलसी तुम्हारे को नहीं मिलने वाला है, तुमको सिर्फ एक झूठा वादा किया गया है। अब तो एमएलसी के चुनाव अप्रैल तक चले गए, 10 मार्च के बाद क्या होगा नहीं होगा आप खुद जान लो। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं कि रईस मलिक के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बीजेपी को अगर इस विधानसभा से दोबारा कामयाब होने से अगर कोई रोक सकता है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी रईस मलिक है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपना एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करके अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई में हिस्सा अदा करिए। हम लड़ रहे हिस्सेदारी के लिए, और राजनीति में हमको अपना हिस्सा चाहिए, शिक्षा में हमको अपना हिस्सा चाहिए, रोजगार में हमको हिस्सा चाहिए, ठेकेदारी में हमको हिस्सा चाहिए। बताइए आप, अगर ये गुनाह है तो फिर क्या करेंगे आप? हिस्सा आपको चाहिए नहीं चाहिए? अगर हिस्सेदारी चाहिए तो फिर आपको मजलिस का साथ देना चाहिए। डरिए और घबराइए मत, डर डर कर जिंदगी मत गुजारिए।
जिंदगी में एक ही बार सबको एक मर्तबा मौत आने वाली है, 2 मर्तबा मौत आने वाली नहीं है। आप मुत्तहिद हो जाइए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए और रईस मलिक को कामयाब करिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। बाबा कहते हैं कि पूरे क्रिमिनल को उन्होंने जेल में भगा दिया। बाबा कहते हैं ना कि पूरा माफिया जेल में चला गया। मोदी जी आकर बोले कि माफिया जेल में रहना पसंद करता है। मैं योगी जी और मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं, हमारी गाड़ी पर जो लोग गोलियां चलाए वो किसके घर के दामाद थे? कहां से उनको वो 9mm का रिवॉल्वर मिला और .32 का रिवॉल्वर मिला? कहां से उनको इतने गोलियां मिली? ये किसके माफिया के दामाद थे? इसका कोई जवाब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, मजलिस का साथ दीजिए। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा मजलिस है। हमने ये तय किया कि अगर आप अपनी दुआओं से, वोट से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करते हैं, सत्ता मिलती है अल्लाह के फजलो करम से, तो इसका पहला मुख्यमंत्री इंशाअल्लाह बाबू सिंह कुशवाहा 2.5 साल के लिए होंगे और आइंदा 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से किसी को उसका मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस हिस्सेदारी की लड़ाई में आप अपना सहयोग दीजिए, साथ दीजिए और मेरी जितनी भी बातें मैंने यहां पर आपके सामने रखी है उसको आप आराम से बैठकर सोचिए। अगर आप गलती करेंगे तो कांट का नुकसान होगा। और वो समाजवादी बसपा के नेताओं से भी कह रहा हूं कि तुम समझो मेरी इस बात को, मुझसे मुखालिफत करो, वो आपका जमहूरी हक है, मगर इन बातों को सोचो कि कब तक आप इस्तेमाल होंगे, कब तक आपका इस्तेसाल किया जाएगा। अरे हर समाज का एक नेता है, हर समाज की एक ताकत है। योगी आदित्यनाथ से पूछा गया उनकी कास्ट के बारे में तो कहा कि हाँ कोई बुरी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हाँ ब्राह्मण हूं, क्या बुरी बात है। और जब मैं ये कहता हूं कि अल्पसंख्यक समाज, दलित, अति पिछड़ा को उनसे सामाजिक न्याय होना चाहिए, तो सपा से लेके बीएसपी से लेके बीजेपी में सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। क्या आप नहीं चाहते कि अंसारी का बेटा कलेक्टर बने? क्या आप नहीं चाहते कि नाई का बेटा डॉक्टर बने? क्या आप नहीं चाहते कि कुरैशी का बेटा कामयाब बिजनेसमैन बने, एक दर्जी का बेटा एसडीएम बने? ये मेरी राय है, ये सामाजिक न्याय की राय है। हमारे अंसारी भाइयों की पावरलूम इंडस्ट्री को बंद करके रख दिया गया, कोड़ियों के दाम में पावरलूम की इंडस्ट्री बिक गई। किसने आवाज उठाई? क्या समाजवादी बात करती है? क्या बीजेपी बात करती है? गरीब से गरीब बनाया जा रहा है आपको, आप गुर्बत आपका मुकद्दर बना दिया जा रहा है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और हम प्रधानमंत्री को भी बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कल सहारनपुर गए और सहारनपुर में जाकर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मुस्लिम महिलाओं से मुझे बड़ी मोहब्बत है मित्रों। प्रधानमंत्री जी, आपकी मोहब्बत होगी, हो सकता है, मगर ये बताइए, ये हरिद्वार में, प्रयागराज, इलाहाबाद में और रायपुर में जो संसद हुआ था, उसमें तो हमारी मुस्लिम महिलाओं के बारे में अनाप शनाप बका गया, गंदी गंदी बातें बकी गई। प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोले। ये कैसी मोहब्बत है आपकी? कौन सी मोहब्बत है? आपको तो ट्रिपल तलाक, तो मुस्लिम महिला, यहां पर जो मुस्लिम महिलाओं की धज्जियां उड़ा रहे थे लोग, नहीं बोलेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री यहां भी नहीं बोले। संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में 2-2 बार लंबा लंबा भाषण दिए, लंबी लंबी छोड़े, मगर प्रधानमंत्री ये नहीं बोले। प्रधानमंत्री को ये नहीं दिखा कि बच्चियां अपने सर पर हिजाब और निकाब पहनकर स्कूल, कॉलेज को जा रही है पढ़ने के लिए,
लड़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए, काबिल बनने के लिए, मोहब्बत को आम करने के लिए, तो उनको रोका गया। प्रधानमंत्री उस पर भी नहीं बोलते, मगर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम यार ये कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जब मेरी बच्ची को कॉलेज जाने से रोक दिया जा रहा है, बच्ची को कॉलेज जाने से रोक दिया जा रहा है। अच्छा आप ये बताइए, अगर कोई हिजाब और नकाब पहनता तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है आपको पेट में? क्या हम आपको मजबूर कर रहे? नहीं कर रहे। क्या हम आपसे कह रहे कि तुम भी पहन लो? बोले नहीं, मेरी बेटी अगर पहनेगी तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको खुश होना चाहिए कि हाँ, भारत एक ऐसा देश है जहां पर हजारों कल्चर, हजारों तहजीब है। ये पूरे विश्व में एक ही देश है जहां पर हर 100 किलोमीटर पर अलग अलग कल्चर मिलता है। तो इसको हमको मानना चाहिए, मगर नहीं, आपके लोग नहीं मानते। जब बीजेपी की सरकार है, नहीं तुम क्यों पहने? अरे पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, जंग करने के लिए तो नहीं जा रहे। मगर आप उनको महरूम कर दिए। और हद तो ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद रखो, पुट्टुस्वामी जजमेंट। अब मीडिया वाले आएंगे आपके पास, ओवैसी ने कल भड़काऊ भाषण दिया था, कांट में आकर बोलो। इसने यूपी के चुनाव में हिजाब और निकाब को लाया तो उसको बोलना, पहले मेरी बेटी क्या पहनेगी, तुझे क्या करना है, मेरे घर में क्या होता, तुझे उससे क्या तकलीफ। और तीसरा कहना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टुस्वामी, क्या नाम है? पुट्टुस्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो उसको मजबूर करे। समझे ना? ताली नहीं मारना, याद रखो। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्राइवेसी यानी चॉइस ऑफ फंडामेंटल राइट है, बुनियादी राइट है, आप मुझे नहीं रोक सकते। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अदलिया इंसाफ करेगी और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला, अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांट की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। जब असदुद्दीन ओवैसी टोपी पहनकर पार्लियामेंट में जाकर बीजेपी के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर आपके इंसाफ की बात कर सकता है, तो हिजाब और निकाब पहना कौन सा गुनाह हो गया? और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कभी डर होता है तो उस लड़की मुस्कान ने क्या कहा, बीबीसी को इंटरव्यू दिया, बीबीसी को इंटरव्यू देके उस इंटरव्यू में बीबीसी के लोगों ने पूछा कि मुस्कान तुमने नारा क्यों लगाया, तो उस बच्ची ने क्या जवाब दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे हौसला मिला उस बच्ची की बहादुरी से। मैं सलाम करता हूं उसके माँ बाप को। मैं बात किया उस बच्ची के वालिद से, उनकी बच्ची से ही बात किया। उस बच्ची ने बीबीसी के इंटरव्यू में कहा कि मैं जब डर जाती हूं तो मैं अल्लाह अकबर कहती हूं। तो जब डरोगे तो तुम क्या बोलोगे? जब डरोगे तो क्या बोलोगे? जब डरोगे तो अल्लाह को याद करो। ना तुमको ओवैसी से डरना है, ना प्रधानमंत्री से डरना है, ना मुख्यमंत्री से डरना है, ना अखिलेश से डरना है, किसी से नहीं डरना है सिवाय जमीन और आसमान के खालिक से। जब आप ये फैसला कर लेंगे तो सपा के लोगों की रात की नींद हराम हो जाएगी। वो बोलेंगे ये कौन सी अफीम खिला के गया ओवैसी। यही तो सही नशा है, ये नशा है। अगर तुम इस नशे में आ जाओगे तो तुम आंखें बंद करके वोट नहीं दोगे, तुम होश और हवास में रहकर
अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए वोट दोगे। ये लड़ाई हिस्सेदारी की है। क्या आप हमारा साथ देंगे? मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये चुनाव बल्कि जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मुझे, चाहे मुझ पर गोलियां चले, चाकू चले, बम गिरे, कुछ भी हो जाओ, मैं लड़ता रहूंगा आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। और अगर मैं मर भी गया इस राह में, तुमको रब्बे करीम का वास्ता, जहां पर मैं काम छोड़ूंगा तुम उसको लेकर आगे बढ़ना इंशाअल्लाह। ये चीज हम ये मिजाज पैदा करना चाहते हैं। अरे जब समाजवादी में अखिलेश नेता है तो बताओ तुम्हारा नेता कौन है? नहीं, तुम्हारा नेता कौन है? तुम्हारा कोई नेता नहीं है। ओवैसी यहां पर नेता बनने के लिए नहीं आया, ओवैसी तुमको नेता बनाने के लिए आया है, ताकि तुम कल इंशाअल्लाह ताला, ताकि आप कल दरी नहीं बिछाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे आप, और आप नारे नहीं लगाएंगे कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। अरे कितनी जवानी कुर्बान, दादा ने जवानी कुर्बान, बाबा ने कुर्बान, अब आप जवानी मत कुर्बान करो। ओवैसी तुम अपनी जवानी, अपनी उम्र तुम पर कुर्बान करेगा। तुम हिस्सेदारी की लड़ाई में साथ दो, आप साथ देंगे ना इंशाअल्लाह ताला? बटन के निशान पर बटन दबाएंगे ना इंशाअल्लाह ताला? और हमारे इस भड़काऊ भाषण को फैलाएंगे आप, फेसबुक पर फैलाइए, व्हाट्सएप पर फैलाइए, इंस्टाग्राम पर फैलाइए, दोस्तों में फैलाइए और दुश्मनों में भी फैला दो, ताकि उनको मालूम हो जाए कि अब जवानी कोई कुर्बान नहीं करेंगे। आप हिस्सेदारी की लड़ाई में रईस मलिक को पतन के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप इतनी देर इंतजार किए, मैं आपसे माफी चाहता हूं। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही, मैं दोबारा कांड को आऊंगा और दिल भर के आपके सामने अपनी बात रखूंगा।